उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी आपका साथ दे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 17 मई के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ब्लैक फंगस रोग जो है इसको किस राज्य में अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, ब्लैक फंगस रोग जो है ये हरियाणा में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए हरियाणा में इसको जो है अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है, यानी कि नोटिफाइड डिजीज के रूप में घोषित किया गया है। सवाल ये उठता है कि अधिसूचित बीमारी होती क्या है, और जो आपका ब्लैक फंगस रोग है, यानी कि जो आपका ये ब्लैक फंगस डिजीज है, ठीक है, ये कैसे कैसे कहाँ पे क्या प्रभाव डाल रहा है इसको भी जान लीजिए। देखिए, जो अधिसूचित बीमारी है, ठीक है, इसको अभी हाल ही में जो है घोषित किया गया हरियाणा में, इस रोग को ब्लैक फंगस को। इसका मतलब ये कि सरकारी अधिकारियों को अब जो है ब्लैक फंगस रोग यानी कि ब्लैक फंगस डिजीज के प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करना होगा। कहाँ पर? हरियाणा में। और अधिसूचित बीमारी वो बीमारी होती है जिसके होने की सूचना कानूनी तौर पर सरकार को देनी होती है, और केवल राज्य सरकारों को ही अधिसूचित रोग यानी कि अधिसूचित बीमारी घोषित करने का अधिकार है। यानी कि किसी भी बीमारी को अगर अधिसूचित बीमारी घोषित करना है तो इसका अधिकार किसके पास है? केवल राज्य सरकारों को। लेकिन जो केंद्र सरकार होती है ये अधिसूचित रोगों की एक सूची रखती है कि कौन कौन सी बीमारियां अधिसूचित बीमारियां हैं और किस राज्य में ये फैल रही हैं। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, अभी पता चला है कि हरियाणा में ब्लैक फंगस यानी कि जो आपका ब्लैक फंगस डिजीज है, ठीक है, तो इसके 27 मामले सामने आए हैं। और इसके बाद जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, ठीक है, तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। और अब क्या होगा? अब यदि प्रदेश के किसी भी सरकारी या फिर निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस रोग फैलता है, इसके निदान का पता चलता है, तो इसकी सूचना जो है स्थानीय जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी, ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाए। और देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी जो है इस ब्लैक फंगस डिजीज ने जो है तबाही मचा रखी है। देखिए, महाराष्ट्र में भी जो आपका दुर्लभ और गंभीर फंगल संक्रमण रोग है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस, ठीक है, तो इससे जो है 52 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं जो है 8 मरीजों के एक आंख की दृष्टि गायब हो गई है, जिससे उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है। यानी कि ये क्या कर रहा है, जो ब्लैक फंगस है ये मरीजों के आंखों पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, और इससे बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जा रही है। और अधिसूचित बीमारियों की बात हो रही है, तो भारत में कौन कौन सी अधिसूचित बीमारियां हैं इसको भी जान लीजिए। देखिए, भारत में अधिसूचित रोगों की सूची में एड्स, हेपेटाइटिस बी, डेंगू बुखार और मलेरिया, काली खांसी, एनीमिया, खसरा, रेबीज, विटामिन ए की कमी, टाइफाइड, स्कारलेट ज्वर, पोलियो, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर और कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, हैजा, आयोडीन की कमी, कुपोषण, तपेदिक, चेचक, प्लेग। देखिए, चेचक अलग है, प्लेग अलग होता है, ठीक है, और प्लेग से संबंधित भी आज बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे पास। और खसरा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ठीक है, ये सारी बीमारियां भारत में अधिसूचित रोगी सूची में हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही यूनिक होती हैं। आपको ना तो एक न्यूज़पेपर में ये मिलेंगी, ना तो एक जगह पे कहीं पे किसी किताब में मिलेंगी, तो बहुत ही यूनिक होती हैं। इससे आप जो है सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, चाहे किसी भी लेवल का हो। तो कंप्लीट न्यूज़ इसलिए मैं आपको देता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाता है 16 मई को, ठीक है। और देखिए, 2021 के लिए जो आपका विश्व कृषि पर्यटन दिवस है इसकी थीम रखी गई है रूरल वुमन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। तो ये थी तारीख और इसकी थीम। 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाता है। थीम क्या है? रूरल वुमन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। अब सवाल ये उठता है कि एग्री टूरिज्म क्या है, यानी कि कृषि पर्यटन क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि भारत में जो है जो आपका महाराष्ट्र राज्य है ये कृषि पर्यटन यानी कि एग्री टूरिज्म को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। देखिए, कृषि पर्यटन का उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है।
और इस एक लाइन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे है, कैसे इसको हमने अभी कहा कि ये जो है किसानों की आय बढ़ा सकता है। देखिए कृषि पर्यटन में होता क्या है, जो शहरी पर्यटक होते हैं ये किसानों के घर में रहते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग शहर में ऐसे हैं उनको पता नहीं है कि मूली की खेती कैसे होती है, मतलब मूली कैसे उगाया जाता है खेतों में, धनिया कैसे बोया जाता है, धनिया का पेड़ कैसा दिखता है। देखिए धनिया की पत्तियां तो आम बात है, वो तो पता ही होगा। मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है कि चावल जो है वो धान की जो फसल होती है, चावल को पाने के लिए धान की फसल उगानी पड़ती है। फिर धान का जो सीड यानी कि बीज होता है पैडी का, ठीक है, तो इसकी जो है कुटाई की जाती है, उसके बाद छिलका उतार के फिर उसके बाद चावल अलग किया जाता है इससे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए क्या होते हैं, शहरी पर्यटक गाँव में जाते हैं और अपने प्रवास के दौरान जो शहरी पर्यटक होते हैं ये खेती की गतिविधियाँ, ट्रैक्टर की सवारी करते हैं, यानी खेतों की जब जुताई होती है उस समय ट्रैक्टर की सवारी करते हैं, बैलगाड़ी की भी सवारी में ये संलग्न होते हैं। इसके अलावा ये लोकगीतों, देखिए गांव में जब रोपनी होती है, अभी देखिए रोपनी का टाइम आ रहा है, धान के जो है बेहन डाले जाएंगे और उनके छोटे छोटे जो पौधे उग जाएंगे बेहन, ठीक है, उनको फिर अलग करके उसका जो है फिर एक तरीके से कहा जाए ऐसे गुच्छा बनाया जाएगा और इनमें से दो दो चार चार धान जो है ये रोपे जाएंगे कुछ ऐसे क्रम में एक निश्चित दूरी पे, ठीक है, इसको रोपनी कहते हैं। तो उस समय महिलाएं गीत भी गाती हैं बहुत खूबसूरत, तो इन्हीं गीतों का और नृत्यों का आनंद लेने जो है ये शहरी पर्यटक जाते हैं। ये ताज़ा कृषि उपज खरीदते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर धान कट रहा है या फिर गेहूँ कट रहा है तो जाएंगे वहाँ पे वो ताज़ा कृषि उपज खरीदेंगे। बदले में किसान पर्यटकों को जो है, मतलब देखिए अगर पर्यटक यहाँ पे जा रहे हैं पैसे वैसे दे रहे हैं खरीद रहे हैं, तो उसके बदले किसान पर्यटकों को अपने आवास पे रखेगा, उनको खाना वगैरह खिलाएगा, उनका मनोरंजन करेगा और ये किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में भी नियुक्त करता है और इस तरीके से ये कार्यक्रम रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है किसानों को। यानी कि किसान जो फसल बो रहे हैं उसको देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जो पर्यटक आ रहे हैं शहरों से, तो वो उनको पैसे भी दे रहे हैं, इसलिए किसानों की आय से बढ़ रही है। तो ये लगभग हर राज्य में करना चाहिए बिना भेदभाव के। देखिए किसान हमारे अन्नदाता हैं, अगर वो ना रहे तो हम किसी काम के नहीं हैं। और मैं भी पार्ट टाइम में किसानी करता हूँ। देखिए मैंने खुद सब्जियां उगा रखी हैं। तीसरा प्रश्न है कि कोवैक्सीन का निर्माण जो है ये किस कंपनी ने किया है। देखिए कल एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया था कि सर कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। तो देखिए कल मैं तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन कल रात में मैं जब स्टडी कर रहा था मैंने देखा समाचार पत्र में भारत बायोटेक की एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है। तो कोवैक्सीन जो है इसको किसने बनाया, भारत बायोटेक ने। ये सबसे बेस्ट वैक्सीन है अगर आपको लगाने को मिल जाए। देखिए अभी हाल ही में क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज नाम के प्रकाशन के अनुसार जो भारत बायोटेक है इसके द्वारा निर्मित कोवैक्सीन है, तो इसको जो है कोविड-19 के नए स्ट्रेन का मुकाबला करने में सक्षम बताया गया है। यानी कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन अभी फैला हुआ है तो इसका मुकाबला करने में इस कोवैक्सीन को जो है सबसे सक्षम वैक्सीन बताया गया है। और गौरतलब है कि कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है। एक रिसर्च के मुताबिक ये वैक्सीन भारत और यूनाइटेड किंगडम में पाए गए वेरिएंट के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी है। तो कोवैक्सीन लगवाइए, सबसे बेस्ट है। चौथा प्रश्न है कि इथीरियम क्या है। देखिए इथीरियम जो है एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी मुद्रा, ठीक है। तो इथीरियम क्या है, एक आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी है। वर्तमान में देखिए इथेरियम की एक इथेरियम यानी कि एक जैसे डॉलर होता है, तो ये आभासी मुद्रा कह रही है। तो एक इथेरियम कीमत कितनी है, 2.88 लाख रुपए, यानी कि बहुत ही कीमती है ये। तो एक इथेरियम कीमत कितनी है, 2.88 लाख रुपए, यानी कि 2,88,000 रुपए। देखिए हाल ही में इथेरियम की जो सह संस्थापक हैं इनका नाम है वितालिक बुतेरिन। इन्होंने भारत के कोविड-19 राहत फंड के लिए कुल $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी की सहायता प्रदान की है। देखिए विताली बुतेरिन जो है ये एक रूसी कैनेडियन प्रोग्रामर हैं। तो ये सह संस्थापक किसके हैं, इथेरियम के। पांचवा प्रश्न है कि माइस रेन क्या है। देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। माइस रेन यानी कि चूहों की वर्षा। देखिए चूहों की तेजी से आबादी में वृद्धि को माइस रेन टर्म दिया गया है। और चूहों ने कहाँ पे आतंक मचाया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में चूहों की तेजी से आबादी बढ़ रही है। चूहे जो है क्या करते हैं, ये फसल और भंडारित खाद्यान्न को व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं। और इसे जो है माइस रेन यानी कि चूहों की बारिश कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए इसके साथ ही जो आपका देश है कौन सा, जहाँ पर चूहों की जो है आबादी बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया में जो है माउस प्लेग भी फैल रहा है। देखिए चूहे बहुत ही गंदे प्रजाति के, मतलब कहा जाए बहुत ही गंदे जानवर हैं। ये जहाँ जाते हैं आपका खाएंगे भी और वहाँ पे टट्टी भी कर देंगे, और उसी से जो है ये जानलेवा रोग फैलता है, प्लेग वगैरह, ठीक है। तो प्लेग एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम की बैक्टीरिया का कारण होता है। और ये बैक्टीरिया जो है जो कृंतक होते हैं, जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि स्पेशली चूहा हो गया, ठीक है। तो चूहों जैसे बीमारियों में पाया जाता है, यानी कि ये चूहों से फैलता है इंसान में। कौन सा बीमारी? जो आपका बीमारी है प्लेग। तो भगवान न करे कहीं प्लेग फैले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये फिलहाल फैल रहा है चूहों की बढ़ती आबादी के कारण। और छठवां प्रश्न देखिए, आपके घर में भी अगर चूहे कहीं टट्टी वगैरह कर दें तो उसको तुरंत साफ कर दीजिए, क्योंकि उससे बदबू भी बहुत आती है और बीमारी फैलने का डर रहता है। छठवां है कि 14 मई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो देखिए तियानवेन-1 जो है ये चीन का एक अंतरिक्ष यान था, ठीक है। इसने मंगल ग्रह पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है 14 मई 2021 को। देखिए डेट वाइज याद रखा कीजिए, कुछ चीज़ें डेट वाइज याद रखनी पड़ती हैं। तो 14 मई 2021 को चीन के अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 ने जो है मंगल ग्रह पर लैंडिंग रखी है, ठीक है। ग्रह का नाम याद रखेगा। और इसको लॉन्च किया गया था 2020 में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर। सातवां की 7 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ अब कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो देखिए 7 मई का जो हमारे पास आंकड़ा है, इससे पता चला है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान कुल 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। और इससे जो है अब जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये कितना पहुंच गया है? 589.465 अरब डॉलर। देखिए अगर विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची देखें तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। आठवां प्रश्न है कि वुमन सिटिंग नियर अ विंडो मैरी थ्रेस क्या है? तो देखिए आपको बता दूं एक पेंटिंग है ये, जिसका नाम क्या है? वुमन सिटिंग नियर विंडो। देखिए यहाँ पे खिड़की बनाई गई है, यहाँ पे महिला बैठी हुई है, और आप चौंक जाएंगे इतनी इसी बकवास पेंटिंग को जो है बहुत महंगे दामों में वाली बेचा गया है। देखिए हाँ, देखिए इसको बनाया किसने है? बहुत ही पुराने, बहुत ही चर्चित पेंटर है, पिकासो का नाम आपने सुना होगा। तो नाम था इनका पाब्लो पिकासो। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी और इस पेंटिंग को नाम दिया गया था वुमन सिटिंग नियर अ विंडो मैरी थेरेस, ठीक है। तो इसको 103.4 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 754 करोड़ रुपए में बेचा गया है। तो 754 करोड़ रुपए की पेंटिंग है। देखिए इससे अच्छी पेंटिंग तो हमारे घर के बच्चे बना लेते हैं, आपके घर के बच्चे बना लेते हैं। देखिए इस पेंटिंग को हाल ही में न्यूयॉर्क में बेचा गया है। तो पाब्लो पिकासो की ये पेंटिंग थी, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है वुमन सिटिंग नियर अ विंडो मैरी थेरेस, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। 103.4 मिलियन डॉलर में बिका है। और नवा कि हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवाती तूफान आया? अगर आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो बिना इस प्रश्न को रटे मत जाइएगा। देखिए अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान तौकते अभी हाल ही में आया। देखिए अरब सागर का रीजन कौन सा है? हमारे पास एक छोटा सा मैप का टुकड़ा है, ये भारत का मैप है। यहाँ से देखिए गुजरात वगैरह स्टार्ट हो जाता है, फिर ये मुंबई का रीजन है, फिर गोवा होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आते आते ये केरला तक पहुँच जाएगा। तो देखिए अरब सागर यही वाला रीजन जो अरब, देखिए अरबियन सीज को खाया था, ठीक है। तो इधर जो है आपका देखिए बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, नीचे आपका जो है हिंद महासागर है, ठीक है। तो अरब सागर का पूरा रीजन है ये प्रभावित हुआ है तौकते चक्रवाती तूफान से। तो अरब सागर के आसपास के जितने भी जो है देश होंगे वो सभी प्रभावित होंगे, लेकिन हम पहले भारत की बात करेंगे। देखिए अब क्या होगा, देखिए अगर चक्रवाती तूफान अरब सागर में आया है तो इसके किनारे मतलब सागर से जो है लगे जितने भी हमारे भारतीय राज्य होंगे वो सभी प्रभावित होंगे। यहाँ पे दिया है कि कहाँ पे कितनी तेजी से जो है ये चक्रवाती तूफान प्रभावित कर रहा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि जो आपका ये चक्रवाती तूफान तौकते है इसका असर जो है सबसे पहले देखिए ऊपर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, गोवा और केरल राज्य पर जो है लास्ट में देखा गया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कम से कम 1000 लाइक तो डेली दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लोगों को
कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद के लिए मिशन हौसला अभियान शुरू किया। बताइए मिशन हौसला अभियान को किसने शुरू किया है? दूसरा कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? और तीसरा कि हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? बताइए। चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। पांचवा कि मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो देखिए दोबारा केपी शर्मा ओली पीएम बन गए नेपाल के। दूसरा था कि हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया? तो देखिए इनका नाम है रमेश पोवार। तीसरा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है? तो इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 मई को मनाया गया। पांचवा था कि हाल ही में किस संगठन ने छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उसको सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा जीएस और करंट अफेयर की लगातार अपडेट पाने के लिए। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।